हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो में हमने मेमोरी चैप्टर को डिस्कस किया था और उससे मेमोरी से रिलेटेड सारी जो जानकारी है वो मैंने आपको दी थी। आज हम सॉफ्टवेयर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और सॉफ्टवेयर चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर क्या होता है यही जानने की जरूरत है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, नियमों व निर्देशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से बनाए गए निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है और जो इन्हें बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर बोला गया है कि प्रोग्राम, नियमों व निर्देशों का समूह है। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। अब आप बोलेंगे प्रोग्राम्स क्या होते हैं, तो प्रोग्राम्स नियमों या निर्देशों का समूह होता है। जैसे किसी ने आपको किसी काम के लिए कुछ निर्देश दिए, जैसे कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो उस पर निर्देश है कि आपको ये वाली ट्रेन पकड़नी है, इतने बजे आपको स्टेशन पहुंचना है। तो ये सब चीजें, और फिर जहाँ की आपकी लोकेशन है वहां के बारे में जो जानकारी देना है, तो ये सब निर्देश हो जाते हैं। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर भी निर्देशों का समूह होता है किसी काम के लिए, कि इन निर्देशों को जब आप पूरा करेंगे तो वह काम हो जाएगा। तो उसी के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे आप हार्डवेयर से काम करें, हार्डवेयर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब मॉनिटर हो गया, ये भी हार्डवेयर ही हो गया आपका। और उसके बाद उसमें जो काम होना है वो आप कैसे करोगे, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। और सॉफ्टवेयर नियमों व निर्देशों का समूह होते हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कि हम हार्डवेयर को निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना है। तो ये कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो ये हार्डवेयर के लिए निर्देश होता है कि उसे क्या करना है। अब किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से बनाए गए निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। जैसे आपके पास कोई निश्चित कार्य है, जैसे कि कोई निश्चित पर्टिकुलर काम है, जैसे कैलकुलेटर हो गया। कैलकुलेटर का काम होता है कैलकुलेशन करना, तो वो एक प्रोग्राम हो गया। उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है कि वो ऐड कैसे करेगा, या सब्ट्रैक्ट कैसे करेगा, भाग कैसे करेगा, या गुणा कैसे करेगा। तो ये सब पर्टिकुलर निर्देश बनाए जाते हैं। अलग अलग निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, और जो इन्हें बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। जो इन प्रोग्राम्स को तैयार करता है उन्हें प्रोग्रामर कहा जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है। और जैसे क्वेश्चन आ गया कि सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जाता है, तो आप प्रोग्राम्स पर लिख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कहलाते हैं। या फिर ऐसे आ गया कि निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, तो निर्देशों का समूह प्रोग्राम्स कहलाता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर नियमों व निर्देशों का समूह होता है या प्रोग्राम्स का समूह होता है। ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें हम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनके बारे में हम एक एक से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य के लायक बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। अब आप सोचिए कि ये तो आपको पता चल गया कि प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अब आप सोचिए, जैसे आपके सामने कंप्यूटर रखा है
और आप बैठे हो चेयर पे, कंप्यूटर अपने आप तो चालू होगा नहीं, आप उसमें कोई बटन क्लिक करेंगे या उसकी लाइट ऑन करेंगे, प्लग ऑन करेंगे, तभी जाके कंप्यूटर चालू होगा। अब कंप्यूटर बटन दबाने पर या कंप्यूटर की लाइट ऑन होने पर उसे क्या करना है, ये कौन बताएगा? तो ये बताएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपने बटन दबाया तो उसमें लाइट जल गई, उसकी स्क्रीन पर बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई, तो ये कौन बताएगा कंप्यूटर को? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे वर्किंग के लिए तैयार होना है, कोई उसे चालू कर रहा है, ऑन कर रहा है, तो अब उसे स्टार्ट होना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं कर सकता। तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन किया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि आपको ऑन कर दिया है, आपको एक प्रोसेस स्टार्ट करनी है जिसमें आपको ये देखना है कि आपके सारे हार्डवेयर जो जुड़े गए हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप में जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। ये क्या करता है, हमारे और कंप्यूटर के बीच में, कंप्यूटर माने हार्डवेयर हो गया, एक बॉडी उसकी हार्डवेयर हो गई, तो हमारे और हार्डवेयर के बीच में एक संबंध स्थापित कर देता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कैसे कंप्यूटर को पता चलेगा कि उसे क्या करना है? तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करते टाइम पे जो भी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस में चेक किया जाता है कि जो भी जैसे हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, तो वो कंप्यूटर में अच्छे से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं वो ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही है, कनेक्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसका पूरा नियंत्रण कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जैसे आपने कोई आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपका कंप्यूटर ऑन हो गया और आपको कैमरा ऑन करना है तो आप जाके कैमरे पर क्लिक करोगे, लेकिन कंप्यूटर को कौन बताएगा कि कैमरे पर क्लिक करने से उसे उसमें आपका चेहरा दिख जाना चाहिए या फिर आपका फेस उसमें दिखाई दे देना चाहिए? आप ये कौन बताएगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है कि सॉफ्टवेयर को क्या काम करना है या हार्डवेयर को क्या काम करना है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। इसके आगे मैं आपको कार्य बता देती हूँ कि क्या करते हैं। जैसे ये तो हमने समझाने के लिए बोला है, लेकिन जो एग्जाम में आता है उसमें क्या क्या कार्य पूछे जाते हैं। तो जैसे नंबर 1 हो गया, कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं संपन्न करना। अब देखिए, हार्ड डिस्क जो होती है उसमें सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पहले से ही लोड होते हैं, और जो भी ड्राइव्स वगैरह होती है, जैसे आपकी मेमोरी के पार्ट्स बना दिए जाते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो वो पर्टिकुलर ढंग से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो प्रोसेस के लिए तैयार हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ही देखना होता है। तो ये क्या करता है, द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में लाता है, क्योंकि जब प्राथमिक मेमोरी में आएंगे ये सॉफ्टवेयर तभी वर्क करेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर जो भी वर्क होता है वो तो रैम करता है, मैंने आपको मेमोरी में ये बताया था। सेकंड है हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करना। अभी बताया मैंने, जैसे आपने कीबोर्ड माउस से क्लिक किया तो माउस से जिस पर आपने क्लिक किया, किसी भी जो भी सॉफ्टवेयर हो गया या किसी डेस्कटॉप पर किसी भी आइकन पर आपने क्लिक किया तो वो ओपन हो जा रहा है। तो ये कौन बता रहा है उसे? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही बता रहा है। तो हमारे माउस के बीच में और कंप्यूटर के बीच में, हमारे माउस के बीच में और हमारे बीच में किसने संबंध स्थापित किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने संबंध स्थापित। हार्डवेयर संसाधनों पर नियंत्रण एवं बेहतर उपयोग सुनिश्चित बनाता है।
यही मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर संसाधनों पर नियंत्रण रखता है कि उन्हें किस निर्देश का क्या पालन करना है, और यह वही बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। जब भी आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हो, जैसे आपने MS वर्ड खोल लिया या MS पावर पॉइंट खोल लिया, तो उसको किस प्रकार से दिखाई देना है, किस प्रकार से उसे वर्क करना है, ये भी उसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है। नेक्स्ट है मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना तथा मेमोरी और स्टोरेज डिस्क के बीच डाटा का आदान प्रदान करना। जैसे मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना, ऐसे जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया, बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डाटा को ट्रांसफर किया गया, उसके बाद जो आपने फाइल्स वगैरह बनाई हैं उनका डाटा उन्हीं में वापस से दिखाया गया। ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे कंप्यूटर हैंग करता है कि हमने अपनी फाइल खोली जो हमने पहले से बना के रखी है, उसमें डाटा दिखाई नहीं देता, तो उसका मतलब यह है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो धीरे धीरे काम कर रहा है, वो काम ढंग से नहीं कर रहा है। तो यही कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि आपने जो भी चीजें स्टोर करके रखी हैं उन्हें तत्पश्चात बताना कि आपका डाटा यहीं पर है, तथा मेमोरी और स्टोरेज डिस्क के बीच डाटा का आदान प्रदान करना। स्टोरेज डिस्क क्या हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के बीच क्या करना है, डाटा का आदान प्रदान करना है। फिर है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करना। यदि आपका हार्डवेयर काम नहीं कर रहा है ढंग से या आपका सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसके जो भी दोष होते हैं या जिनके लिए जो एरर बॉक्स होता है, एरर मैसेज आता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा डाटा को अवैध प्रयोग से सुरक्षित रखना तथा इसकी चेतावनी देना। जैसे किसी और ने आपका कंप्यूटर यूज करने की कोशिश की, आपका पासवर्ड डला हुआ है, कोई और करता है, कोई और उसमें पासवर्ड डालने की कोशिश करता है, तो उसमें बता देता है कि आपका रॉन्ग पासवर्ड है या फिर आप अब इस पर फिर से पासवर्ड नहीं डाल सकते हैं। ऐसा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, और आपको इस प्रकार से अवैध प्रयोग से सुरक्षित रखता है। इसके बाद हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण पढ़ लेते हैं, जैसे कि MS-DOS हो गया। MS-DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1981 में स्टार्ट किया गया था, जो कि कैसा था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, और इसमें ग्राफिक्स नहीं थे, GUI नहीं था। इसके बारे में हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड है एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब विंडोज के तो बहुत सारे वर्जन आए थे, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज मिलेनियम, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। इसके अलावा यूनिक्स, लाइनक्स, XNX, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके मोबाइल फोन्स में यूज होता है वो होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार भी होते हैं जिनके बारे में डिटेल से जानना इतना जरूरी नहीं है। डिटेल से आपको 2-3 के ही बारे में जानना है, लेकिन आपको जानकारी सभी के बारे में होनी चाहिए, जिससे कि अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपके माइंड में क्लिक हो जाए कि हाँ ये मैंने पढ़ा था। तो एक होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो एक ही नेचर के एक ही टाइप्स के जो कार्य होते हैं उनको एक बैच के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है और उन्हें फिर क्रियान्वित किया जाता है। इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि आपका हो गया बिल प्रिंट करना, या सांख्यिकीय विश्लेषण में इसको यूज किया जाता है। पेरोल बनाना, इसमें ऐसे कार्यों को रखा जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे कि आपने सिस्टम में डाल दिया तो वो बिजली का बिल अपने आप प्रिंट होता जा रहा है, उस पर लिखता जा रहा है कि ये तो वो किस में होता है, वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है।
जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका प्रयोग अत्यधिक बड़ी फाइलों के लिए या जहां फास्ट रिस्पांस टाइम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है, मतलब टाइम की कोई वो वैलिडिटी नहीं होती है कि इतने टाइम में होना चाहिए, वहां किया जाता है, तथा डाटा को एक अवधि के दौरान एकत्रित कर बैच के रूप में प्रोसेस किया जाता है। मतलब इसमें एक निश्चित अवधि के डाटा को प्रोसेस किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बिजली का बिल बनाना, तो उसमें कितनी ड्यूरेशन होती है, 1 मंथ की जो ड्यूरेशन होती है, उसका सारा डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है। तो वो किस में होगा, वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, इसमें एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन होती है जिसमें आपको किसी काम को करना है और उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो आगे की प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये ऐसे समझ लीजिए जैसे आप किसी भी पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने के लिए आपने पे बटन पर क्लिक किया, उसके बाद जो ओटीपी आया, ओटीपी के लिए एक टाइम ड्यूरेशन होती है। अगर आपने उतने टाइम में वो ओटीपी डाल दिया तो आपकी आगे की प्रोसेस होने लगती है, और अगर आप नहीं डाल पाए तो वो प्रोसेस वहीं खत्म हो जाती है। तो ये होता है रियल टाइम सिस्टम। नेक्स्ट है एकल ऑपरेटिंग सिस्टम। एकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें जैसे जब पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, पीसी का विकास हुआ, तब एकल ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें प्रोग्राम क्रियान्वयन की समय सीमा या संसाधनों का बेहतर उपयोग को वरीयता न देकर प्रोग्राम की सरलता तथा उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने को जोर दिया गया। MS DOS पहला एकल ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सनल व्यक्ति काम कर रहा है उसके लिए कितनी सुविधा हो सकती है, वो कितने आराम से काम कर सकता है, उस पर ध्यान दिया गया। ना कि ये ध्यान दिया गया कि मतलब उसमें कौन सी नई नई चीजें डाली जाएं या ये भी डाल दो वो भी डाल दो, ये सब नहीं। उसके लिए जो कितनी सरलता से उसे चीजों को समझाया जा सके, वो आया था एकल ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है एकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जैसे कि हो गया आपका विंडोज ले लीजिए। विंडोज में आप चला रहे हो, आप ऑनलाइन कुछ चला रहे हो, जैसे आपने गूगल क्रोम पर कुछ सर्च किया, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं आप, तो आपने गूगल क्रोम पर उसे डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं वेट क्यों करूं, मैं दूसरी चीज चला लेता हूं, तो आपने क्या किया, आपने MS वर्ड ओपन करके अपनी टाइपिंग करने लगे या MS पावर पॉइंट में कोई भी काम करने लगे। तो जो गूगल से जो डाउनलोड हो रहा था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रोसेसर होता है वो सभी कार्यों को थोड़ा समय देता है, तो वहां पर आपका डाटा भी डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पर आप MS वर्ड पर काम ही कर रहे हैं। तो ये हो गया एकल मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक साथ दो या दो से अधिक प्रोसेसर को आपस में जोड़कर उनका उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे आपकी प्रोसेसिंग की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। इसमें आप अलग अलग प्रोग्राम्स को भी क्रियान्वित कर सकते हैं या एक ही प्रोग्राम को क्रियान्वित कर सकते हैं। इसमें मेन चीज ये होती है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है जब आप एक दो या दो से अधिक प्रोसेसर लगाते हो। उसके बाद आया आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर क्या होता है, जैसे कि एक सर्वर है, सर्वर पर सर्वर हो गया, आपका होस्ट हो गया, और आप लोग यहाँ पर बैठकर काम कर रहे हो। MP ऑनलाइन का काम है, एक एक 4-5 शॉप है या जितनी भी शॉप है सब पे काम हो रहा है MP ऑनलाइन से। सर्वर पे एक डाल दिया गया है, वहां से आप सारी चीजें कहीं भी बैठे डाउनलोड कर सकते हो या कुछ भी काम कर सकते हो। तो वो ऑनलाइन का जो भी काम होता है वो सब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही होता है। उसके बाद हो गया एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एम्बेडेड क्या होता है, एम्बेडेड यानी होता है जुड़ा हुआ। जैसे आपका घर में टीवी हो गया, टीवी को चलाने के लिए उसमें जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका, वो एम्बेडेड हो गया। आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन में भी छोटा सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है कि उसमें जैसे आपने प्लग घुमाया तो वो चालू होने लगी, प्लग बंद किया तो बंद हो गई।
ड्रायर का प्लग ऑन किया तो पानी निकल गया, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से ही बताता है। तो उसमें भी एक जो छोटी छोटी मशीन्स होती हैं आपके घर में, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है उसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है ओपन क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन या क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कर्नल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है। मतलब कर्नल माने वह पॉइंट बिंदु जहां से सारे कार्य को स्टार्ट किए, सारे कार्य को किया जा रहा है, वो होता है कर्नल। तो कर्नल या जो सोर्स कोड होता है वो सभी के लिए उपलब्ध होता है और कोई भी उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है और उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है। वो होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके लिए आपको कोई शुल्क भी नहीं चुकाना होता है, आप कभी भी उससे काम कर सकते हो। वो होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद होता है क्लोज्ड सोर्स। क्लोज्ड सोर्स में क्या होता है कि उसका जो सोर्स कोड होता है उसको गुप्त रखा जाता है, उसको किसी को नहीं बताया जाता है तथा उपयोगकर्ता को उसका एक निर्धारित शुल्क चुकाकर ही उसे में काम में ला सकता है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है और जो विंडोज है, विंडोज एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर भी लाइनक्स से ज्यादा फेमस है। एप्पल हो गया, एप्पल का भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने एक एक पॉइंट को आपको क्लियर कर दिया है कि क्या होता है। अब हम सेकंड टाइप पे आएंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर नाम से है, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे कि मुझे हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश समझ में नहीं आती, एक मीडिएटर होगा जिसे हिंदी इंग्लिश दोनों आती होगी। मैं हिंदी में बोलूंगी, वो आपको इंग्लिश में बता देगा, आप इंग्लिश में बोलोगे, वो मुझे हिंदी में बता देगा। तो एक मीडिएटर होता है, एक मीडिएटर होता है जो क्या करता है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उसको हमें बताता है ट्रांसलेट करके, और जो हमारी लैंग्वेज होती है उसे कंप्यूटर को बताता है। तो ये होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। इसके होते हैं 3 टाइप्स। पहला है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर और तीसरा है इंटरप्रेटर। तो हम इनके एक एक से डिस्कस करेंगे। असेंबलर, असेंबलर असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्माता कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा हार्डवेयर या प्रोसेसर के प्रकार पर निर्भर करता है, अतः प्रत्येक प्रोसेसर का असेंबलर प्रोग्राम अलग अलग हो सकता है। अब इसमें लिखा है कि असेंबलर असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। मशीन लैंग्वेज का मतलब है 0 और 1। जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है 0 और 1 की लैंग्वेज। अब 0 और 1 की लैंग्वेज 0 0 0 1 1 1 ऐसे लिख दोगे तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसके लिए असेंबली भाषा सबसे पहले जो ट्रांसलेटर आया वो असेंबलर आया, जिसमें क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज या निम्न स्तरीय लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज किसे बोलते हैं? छोटे छोटे से न्यूमेरिक्स कोड बनाए जाते थे। अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए ऐड, जोड़ना है तो उसके लिए ऐड हो गया, घटाना है तो सब्ट्रैक्ट हो गया, और मल्टीप्लाई करना है, जैसे गुणा करना है तो मल्टीप्लाई हो गया, या आपको भाग देना है तो डिवाइड हो गया। ऐसे लिख के छोटे छोटे कोड्स बनाए जाते थे। उन कोड्स को असेंबली, वो किस में बनाए जाते हैं? असेंबली लैंग्वेज में बनाए जाते थे। असेंबली लैंग्वेज में आए छोटे छोटे कोड्स। अब इन कोड्स को भी कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो जो असेंबलर होता था वो इन कोड्स को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था। और बाइनरी लैंग्वेज जो 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जैसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, उसको कंप्यूटर समझ जाता था। तो कंप्यूटर जब जो रिस्पॉन्स देता था या जो आउटपुट देता था वो भी मशीन लैंग्वेज में देता था, और मशीन लैंग्वेज को असेंबलर
असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था। मतलब असेंबलर एक मध्यस्थ हो गया जो क्या कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है असेंबली लैंग्वेज में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि असेंबलर का क्या काम था। अब असेंबलर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्माता कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। आजकल तो असेंबलर चलता भी नहीं है, लेकिन ये क्या होता था, जो कंपनियां कंप्यूटर बनाती थी वो उसमें अपना असेंबलर पहले ही डाल देती थी, तथा हार्डवेयर या प्रोसेसर के प्रकार पर भी निर्भर करता है कि उसमें कौन सा हार्डवेयर जुड़ेगा। आजकल तो सारे कोई सा भी आप कीबोर्ड किसी भी कंप्यूटर में लगा लो लग जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अतः प्रत्येक प्रोसेसर का असेंबलर प्रोग्राम अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है कंपाइलर। यह उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है तथा प्रोग्राम के सिंटैक्स की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जब सभी गलतियां दूर हो जाती हैं तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए अलग कंपाइलर और सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा के प्रत्येक निर्देश को मशीन भाषा में निर्देश में संकलित करता है। कंपाइलर भी वही काम करता है कि किसमें चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज। लेकिन कौन सी लैंग्वेज को चेंज करता है, तो ये उच्च स्तरीय भाषा को चेंज करता है मशीन भाषा में। यहाँ पर असेंबली भाषा नहीं है, क्योंकि जब असेंबली में लैंग्वेज में ये छोटे छोटे कोड्स बनाए जाते थे, उनको भी ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम लगता था। उसके बाद हाई लेवल उसमें क्या होता था, जो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स लिखते थे, प्रोग्राम नहीं लिख पाते थे, प्रोग्राम लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हमारी बोलचाल की भाषा के करीब होती है। तो उसमें प्रोग्राम्स लिखे जाने लगे। अब उन प्रोग्राम्स को कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो उन प्रोग्राम्स को मशीन भाषा में, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर आया। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित कर देता है तथा प्रोग्राम के सिंटैक्स की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। जैसे आपने पूरा एक पेज लिखा, एक पेज में जितनी आपकी गलतियां होंगी वो आपको पूरे एक साथ बताएगा, कब, जब आप पूरा पेज लिख लोगे। उसके बाद आप जब क्लिक करोगे, प्रोसेस करोगे, तब वो जाके आपको गलतियां बताएगा कि आपकी ये सारी गलतियां हैं। और जब तक आप उसमें से एक भी गलती ऐसी बच जाती है या कुछ एक भी मिस्टेक रह जाती है, तो वो आगे प्रोग्राम को क्रियान्वित नहीं करेगा। तो यही है। तो प्रोग्राम जब सभी गलतियां दूर हो जाती हैं तो प्रोग्राम संपादित हो जाता है तथा मेमोरी में सोर्स प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे याद रखना है कि प्रत्येक उच्च स्तरीय भाषा के लिए अलग कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है। अब आगे देखते हैं। कंपाइलर पूरे सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या कोड में बदलकर उसे मेमोरी में स्टोर करता है, परंतु उसे क्रियान्वित नहीं करता। इसमें कंपाइलर क्या करता है, जो सोर्स कोड होता है, जो भी आप प्रोग्राम बनाते हो, उसे ट्रांसलेट तो कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड जो मशीन को समझ में आना चाहिए उसमें ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है। इसके पश्चात प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। जब कंप्यूटर उस मशीन अपनी मशीन लैंग्वेज में उसको समझ लेता है तो वो क्रियान्वित कर देता है। इस तरह कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तैयार करता है। एक बार कंपाइल हो जाने के बाद प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटर, ये लास्ट है हमारा। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है तथा उसे क्रियान्वित करता है। इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन को एक एक कर मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह प्रोग्राम की एक लाइन का मशीन भाषा में अनुवाद करने के पश्चात उसे क्रियान्वित भी करता है। यदि इस लाइन के क्रियान्वयन में कोई गलती हो तो उसे उसी समय इंगित करता है
तथा संशोधन के बाद ही अगली लाइन में या अगली लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। स्पष्टतः इंटरप्रेटर का आउटपुट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ना होकर सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, एक एक लाइन में, जैसे आपने एक लाइन लिखी, एक लाइन लिखने के बाद अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो आप नेक्स्ट लाइन लिख ही नहीं पाओगे जब तक कि आप उससे एक गलती को सही नहीं कर लेते हो। तो जैसे कि आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते टाइम में आप बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जैसे आपका नेम हो गया, आपकी कैटेगरी हो गई, या आप किस स्टेट से आते हो ये हो गया, या आपका मोबाइल नंबर हो गया, ये सब आप भरते हो। उसके बाद जब आप प्रोसेस करते हो तो उसमें वो एरर का आ जाता है कि मतलब आपका अभी पूरा काम नहीं हुआ है, और जब आप इसे सही करोगे तभी आप अगली लाइन में जा सकते हो। तो वहां पर कौन होता है, इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर भी होता है। जो कंपाइलर था, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम में जितनी गलतियां होती हैं उनको एक साथ बताता है, और इंटरप्रेटर एक एक लाइन में जो गलती होती है उसे तुरंत बताता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर साथ में एग्जीक्यूट भी करता जाता है। तो इंटरप्रेटर का जो आउटपुट होता है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ना होकर सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। इसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे हमारे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद मैं आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बता दूंगी, जैसे डॉस हो गया, विंडोज हो गया, ये कब आए और इनका क्या क्या यूज था, ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।